हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम 12th क्लास का ज्योग्राफी का कुछ चैप्टर का मेन पॉइंट जो आने वाले एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन बनेगा उन सभी चीज़ों को बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यहाँ से गारंटी है 4 से 5 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्ज़ाम में। तो बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और इसमें जो हमने क्वेश्चन बताया है पूरा डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे, हम अपने क्लास में बता चुके हैं सारा का सारा डिटेल में, बट यहाँ पे हम सिर्फ उन पॉइंटों को बताएंगे जो एग्ज़ाम में उन चीज़ों को पूछा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज वो बताएंगे और कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए, मेरा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है वो है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा और जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और जो सब्जेक्टिव बनेगा उन सभी चीज़ों को हम बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का जनक या आधुनिक मानव भूगोल का जनक किसे बोला जाता है? तो ये फ्रेडरिक रेटजेल को बोला जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल। और ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। और फ्रेडरिक रेटजेल जो है ये आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी है और ये मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है इसको। इसके बाद हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर से कि फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा विडाल डीला ब्लास, ये फ्रांस में मानव भूगोल का जनक माना जाता है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ये सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, निश्चयवाद, ये भी पूछा जाता है, संभववाद, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है नव निश्चयवाद। ये तीनों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आप एग्जाम में इस बार बैठने वाले हैं तो इन तीनों पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि निश्चयवाद किसको बोलते हैं, संभववाद किसको बोलते हैं, या नव निश्चयवाद किसको बोलते हैं। ये तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे या इसको समर्थन देने वाले कौन थे? तो रेटजेल है, वही फ्रेडरिक रेटजेल जो आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है इसको। ये निश्चयवाद का समर्थक था। इसके साथ कुमार एलन सी सैंपल, ये भी निश्चयवाद के क्या थे? समर्थक थे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है और ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से संभववाद किसको बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा, संभववाद का डेफिनेशन। और इसका समर्थन करने वाला था लुइसियन फैब्रे। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि फैब्रे किससे संबंधित है? तो फैब्रे किससे संबंधित होगा? संभववाद से। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका समर्थक एक और था विडाल डीला ब्लास, ये भी संभववाद के समर्थक थे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है नव निश्चयवाद। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में भी आप स्टार कर लीजिएगा, डबल स्टार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके समर्थक थे टेलर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन है या नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा कि टेलर साहब जो थे इनके समर्थक थे, प्रवर्तक थे। नव निश्चयवाद का एक और नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है? तो नव निश्चयवाद को कहा जाता है। और कल के डेट में ये भी पूछा जा सकता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये ध्यान में रखिएगा टेलर साहब है, क्योंकि यही निश्चयवाद का था और नव निश्चयवाद को ही बोला जाता है रुको और जाओ निश्चयवाद बोला जाता है। फिर हमसे जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है ये पूछा जाएगा कि मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उसके उपक्षेत्रों को लिखिए। क्षेत्र और उनके उपक्षेत्र को लिखिए। तो हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मानव भूगोल का जो कुछ क्षेत्र है वो क्षेत्र है, एक है सामाजिक भूगोल, एक है आर्थिक भूगोल, और भी बहुत सारा है, बट 2 नंबर में हमसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना ही सफिशियंट है। सामाजिक भूगोल का कुछ उपक्षेत्र होता है, जैसे व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब, और भी इसमें बहुत सारा होगा। तो ये चारों के चारों आप ध्यान में रखिएगा कि ये सामाजिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल का क्षेत्र है और इसका ये चारों उपक्षेत्र है। इसी तरह से ये आर्थिक भूगोल भी मानव भूगोल का
क्षेत्र है और इसका उपक्षेत्र है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल और पर्यटन भूगोल। भूगोल आप इसमें लगा दीजिएगा। ये था मेरा पहला चैप्टर का सारांश, जहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि निश्चयवाद किसको बोलते हैं, संभववाद किसको बोलते हैं और नव निश्चयवाद किसको बोलते हैं। आप लोग बुक से कवर कर लीजिएगा या कोई गेस होगा तो उससे आप कवर कर लीजिएगा। लास्ट का 10-15 दिन बचा हुआ है, उसमें हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, हमको पूरा सिलेबस कवर करना है। अब इसके बाद मेरा दूसरा चैप्टर है भूगोल में ही, वो चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन जो बनाएगा वो बना सकता है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो विश्व की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो 600 करोड़ विश्व के शुरुआत में जनसंख्या थी। इसी को किसी बुक में 6 अरब भी लिखा हुआ रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये कब था, कब ये पता चला कि विश्व की जनसंख्या जो है 600 करोड़ हो गया या 6 अरब हो गया, तो ध्यान में रखिएगा कि 1999 में इसकी जानकारी हमको मिल चुका था। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो एशिया महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, आप ये ध्यान रखिएगा। हम लोग आते हैं एशिया महादेश में और इसी महादेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या, एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा मैदानी भाग में, तो आप लोग याद रखिएगा कि मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें, अगर ये महादेशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है एशिया में, और सबसे जो कम है वो है ऑस्ट्रेलिया महादेश में सबसे कम है। इसके बाद जिसको ओशिनिया महादेश भी बोला जाता है, और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो चीन में है, और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो चीन में पाया जाता है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से हम देखें तो हम देश के दृष्टिकोण से देखें तो चीन था, दूसरे नंबर पे भारत था, लेकिन भारत में नंबर 1 पे कौन है, तो वो उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के यूपी राज्य में है, करीब करीब 28 से 30 करोड़ जनसंख्या है। और उसके बाद दूसरे 1 नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है यूपी, सेकंड पे आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यूपी में, लेकिन सबसे कम कहाँ पे है, तो सिक्किम में। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है यूपी में, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है बिहार। सबसे कम जनसंख्या आता है सिक्किम में, आप ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला है मेरा टॉपिक जनसंख्या घनत्व। अब आप ये इसको स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को आप सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग सब्जेक्टिव देख लीजिएगा कि जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं। बट हम जनसंख्या घनत्व में देखें तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में पाया जाता है। अब देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो यूपी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है, तो बिहार में है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो वेस्ट बंगाल में है और तीसरे नंबर पे आता है यूपी। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1106 है। किसी किसी बुक में 1107, 1102 दिया हुआ रह सकता है, बट आप मोटे तौर पे देखिएगा 1106 आपको ऑप्शन में मिलेगा या इसी के इर्द गिर्द मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में 1106 है, तो आप लोग 1106 को फॉलो कीजिएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है प्रति वर्ग किलो, 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है 1106 लोग रहता है बिहार में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है, और याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वो 17 लोग मात्र निवास करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये राज्य के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में। जो भारत में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबको मिला दे तब भी दिल्ली सबसे ऊपर पे होगा। अगर केवल राज्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में होगा और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली होगा, ये ध्यान में रखिएगा।
ये सारे के सारे डाटा हम 2011 के अनुसार बता रहे हैं। तो 2011 के अनुसार हमको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है और 2001 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या 102.7 करोड़ है। कहीं कहीं पे 102.9 भी लिखा रहता है, बट आप 102.7 NCERT में है, तो इसको फॉलो कीजिएगा। इसी चैप्टर से एक टॉपिक आता है प्रवास। प्रवास के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रवास किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान चल जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रवास। अब जिस स्थान को छोड़ता है उसको बोला जाता है उत्प्रवास, और जहां पे जाता है उसको बोला जाता है अप्रवास। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है ये मेरा यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अप्रवास और उत्प्रवास ये 2 नंबर में पूछ देता है कि अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है। तो जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़ के जाता है तो जिस स्थान को छोड़ता है उस स्थान के लिए वो क्या कहलाता है? उत्प्रवास, यानी उपट के चल जाना, वहां से उठ के चल जाना। और जहां पे जाके बसता है उसको बोला जाता है अप्रवास। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, अप्रवास और उत्प्रवास में क्या अंतर है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब उत्प्रवास को इसे भी ध्यान रखिएगा कि उत्प्रवास जिस स्थान को छोड़ता है उस स्थान के लिए तो उत्प्रवास होता है। उस स्थान को जन्म स्थान भी बोला जाता है, उस स्थान को निवास स्थान भी बोला जाता है। लेकिन जहां पहुंचता है, जहां पे रहने के लिए दोबारा जाता है, उस स्थान को गंतव्य स्थान बोला जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो जहां पे पहले था उसको जन्म स्थान भी बोल सकते हैं, उसको उद्गम स्थान भी बोला जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लोग क्यों उत्प्रवास कर जाता है या अप्रवास कर जाता है, तो इसका 2 कारक है, एक है प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। आप ध्यान में रखिएगा, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और प्रवास के अपकर्ष कारक ये हमसे 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी ढेर सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इसको देखिए, कारक याद रखिएगा। लोग क्यों कहीं जगह किसी जगह को छोड़ के कहीं और चल जाता है, तो देखिए जहां से छोड़ के जाता है वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है, यानी कोई ना कोई समस्या वहां हुआ और जिस वजह से वहां छोड़ के चला गया। तो देखिए कोई लोग प्रवास क्यों करता है, उसका प्रतिकर्ष कारक क्या है, तो प्रतिकर्ष बेरोजगारी की वजह से छोड़ता है कोई जगह, रहन सहन का अगर निम्न दशा होगा ये भी एक प्रतिकर्ष कारक है, राजनीतिक उपद्रव हुआ तब भी ये भी प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकर्ष कारक मतलब होता है एक ऐसा कारण जो इंसान को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर कर दे, वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। और वो क्या क्या हो सकता है? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल वातावरण, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारे के सारे आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 प्रतिकर्ष कारक का नाम लिखे या 2 प्रतिकर्ष कारक का नाम लिखे तो 2 प्रतिकर्ष इसमें से आप छांट लीजिएगा, 4 छांट लीजिएगा। इसी तरह से अपकर्ष कारक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पे कोई अच्छा सुविधा हमको मिल रहा है तो हम वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कौन सा अपकर्ष कारक हो, अपनी ओर आकर्षित कौन सा कारण करता है, तो काम का अगर बेहतर अवसर मिल जाए कहीं पे तो लोग वहां जाना पसंद करता है। रहन सहन का अच्छी दशाएं, शांति और अस्थायित्व, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मिले वहां पे और अनुकूल जलवायु मिले, ये सारे के सारे अपकर्ष कारक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये मेरा था दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, सारे के सारे यहाँ से ही कवर होगा, इससे बाहर नहीं आएगा। इसके अलावा आप एक ध्यान में रखिएगा, ये है भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। 1.64% जो ये भारत में वार्षिक जनसंख्या, एक वर्ष में जो जनसंख्या का वृद्धि दर है वो 1.64% है। आप ये ध्यान में रखिएगा। अब इस चैप्टर से, ये जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग अपने गेस में या अपने बुक में जहां से हो वहां से कर लीजिएगा। जनसंख्या वितरण करने वाले कारक, किस कारक, कौन कौन से कारण के जनसंख्या वितरण होता है, जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हैं, जन्म दर किसको बोलते हैं, मृत्यु दर किसको बोलते हैं, और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये सारे के सारे आप 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। वैसे भी हम यहाँ पे भी बता चुके हैं। अगला है
इसी चैप्टर से जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का वर्णन करें, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये मेरा दूसरा चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव तो यहीं से कवर हो जाएगा और सब्जेक्टिव आप इन चीज़ों को, इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। लास्ट टाइम है तो हम अभी डिटेल में नहीं बता सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से कवर होगा। तीसरा चैप्टर है मेरा जनसंख्या संगठन। अब जनसंख्या संगठन चैप्टर से पहला क्वेश्चन इसी नाम से पूछ लेता है। जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं? अगर आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो मनोरमा का एक बुक आता है, गेस उसमें मिल जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, या एनसीईआरटी का बुक हो या किसी भी प्रकाशन का कोई बुक हो तो आप ध्यान रखिएगा जनसंख्या संगठन से पहला चैप्टर के नाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है स्थिर जनसंख्या किसे कहते हैं, या ह्रासमान जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। कुछ कुछ चीज को हम आसानी से कम समय में है तो डील कर सकते हैं। स्थिर जनसंख्या, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर ना हो या स्थिर हो, जन्म दर भी और मृत्यु दर भी स्थिर हो तो उसको स्थिर जनसंख्या कहते हैं। अब जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटना शुरू कर दे या प्रारंभ हो जाए, तो घटना प्रारंभ हो जाए तो उसको बोलते हैं ह्रासमान, कमी, ह्रास मतलब कमी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं ह्रासमान जनसंख्या। अब स्थिर जनसंख्या का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और ह्रासमान जनसंख्या का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जापान। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो। इसके अलावा विश्व में उच्चतम लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात ये बताता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये हमको बताता है लिंगानुपात। तो आप इसको सब्जेक्टिव में यहाँ पे देख लीजिए, हम बता चुके हैं सब्जेक्टिव में इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर विश्व में उच्चतम लिंगानुपात ये कहाँ पे है, लैटविया में है। उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पे, लैटविया में। उच्चतम लिंगानुपात का होना ये बताता है कि लैटविया में महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या में ज़्यादा है। अगर निम्न लिंगानुपात है तो ये बताता है कि पुरुष की संख्या वहाँ पे ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। जब महिलाओं की संख्या अगर कम हो जाए तो वो निम्न लिंग अनुपात होता है, और जब महिलाओं की संख्या अधिक हो जाए तो उच्च लिंग अनुपात होता है। तो उच्च महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पाई जाएगी, वो लैटविया में, क्योंकि वहाँ का लिंग अनुपात जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। निम्न लिंग अनुपात जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में है, जिसको यूएई बोले जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात बोला जाता है। तो यहाँ पे निम्न लिंग अनुपात है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या सबसे कम है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि कार्यशील जनसंख्या किसको बोलते हैं, तो 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच में जो भी जनसंख्या आता है उसको बोला जाता है कार्यशील जनसंख्या। 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच जो भी जनसंख्या आता है उसको बोलते हैं हम कार्यशील जनसंख्या, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा भी गया है, 2 नंबर में हमसे पूछ देता है साक्षर से आप क्या समझते हैं, साक्षरता से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के गेस में, क्वेश्चन में या आपके बुक में दिया हुआ होगा, साक्षरता, पढ़ने लिखने के दर को हम साक्षरता बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन यहाँ पे 2 ध्यान रखना है, उच्च साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पूरे भारत में, तो केरल में, और निम्न साक्षरता दर में आता है बिहार। सबसे कम साक्षर दर, सबसे कम पढ़ा लिखा लोग बिहार में है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप इस चैप्टर से 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों का जिक्र हम आगे आने वाले चैप्टर में भी करेंगे, फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। प्राथमिक क्रिया आप 10वां में भी पढ़े होंगे, अब 12th में भी ध्यान रखिए। कृषि को किस में रखा जाता है, प्राथमिक क्रिया में। वानिकी, वन लगाना, ये प्राथमिक क्रिया में। मछली पालन करना यानी मत्स्यन, ये भी प्राथमिक क्रिया में। और खनन, ये भी किस में आता है, प्राथमिक क्रिया में। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। द्वितीय क्रिया में क्या क्या आता है, द्वितीय क्रिया में कोई ना कोई चीज़ हम क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो विनिर्माण चीज़ इसमें आ जाएगा। और उद्योग, निर्माण कहाँ करेंगे, उद्योग में, तो उद्योग इसमें आ जाता है। तृतीय क्रिया में आएगा, तृतीय क्रिया में हम कोई भी चीज़ का ना निर्माण करते हैं ना उत्पादन करते हैं, बेचते हैं, तो व्यापार, परिवहन करते हैं, संचार, ये सारे के सारे चीज़ किस में आता है, व्यापार, परिवहन, संचार, ये तृतीय क्रिया का हिस्सा है। द्वितीय क्रिया का हिस्सा है विनिर्माण, उद्योग, और प्राथमिक क्रिया का हिस्सा है कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। चतुर्थ क्रियाकलाप में आप क्या क्या आता है, अनुसंधान तथा वैचारिक
विकास से संबंधित कार्य, यानी अनुसंधान से रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं कि साइंटिस्ट सब जो जितना भी वैज्ञानिक होता है, जो रिसर्च करता है, जो सैटेलाइट बनाता है या जो उपग्रह सब बनाता है, उपग्रह सब जो लॉन्च करता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान मिशन सब हुआ, तो इन सभी से रिलेटेड अनुसंधान, ये जो वैचारिक विकास से संबंधित कार्य होता है, ये चतुर्थक क्रियाकलाप में आता है। ये हमारा टोटल 3 चैप्टर का ये छोटा सा हम यहाँ पे एक वीडियो लाए हैं जो आप लोगों को एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी। इन चैप्टरों से 5 से 7 नंबर तो गारंटी इस बोर्ड से ही आएगा, ये मेरा विश्वास है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कवर किए जितना हमने बताया, तो हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आप लोग एग्जाम में 15 से 20 नंबर का कवर यहाँ से कर लीजिएगा, केवल इन 3 चैप्टर से, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला करके। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 4 से 5 नंबर सिर्फ इस बोर्ड से एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव भी यहाँ से 3 से 4 सब्जेक्टिव भी यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिसका अभी हाल फिलहाल रिसेंट 2 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ मदद हो सके, वो भी पढ़ के वहाँ पे इसको एग्ज़ाम में स्कोर उठा पाएँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट करके बताइए, इसी कमेंट से हम आगे और वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। 4-5 दिनों में हम ज्योग्राफी को कवर करके पर डे एक वीडियो ला करके हम ज्योग्राफी से सारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कवर कर देंगे। धन्यवाद।